Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen visa consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। पिछले दिनों जीएसटी को लेकर एक बड़ा बवाल पानीपत में हुआ था। हजारों करोड़ रुपए का एक घोटाला जो है सामने आया था जीएसटी को लेकर। इस मामले में पानीपत की पूरी इंडस्ट्री को भी एक धब्बा सा लगा था कि पानीपत में ऐसा घोटाला सामने निकल कर आया है। उस सारे मामले में क्या सच्चाई है और उस मामले में क्या होना चाहिए। मेरे साथ हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। खंडेलवाल जी से जानेंगे कि वो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन्होंने विपुल गोयल जो मंत्री हैं इस विभाग के, उनको एक लेटर लिखा है, ईमेल भेजी है और ईमेल के जरिए उन्होंने ये मांग की है कि इस सारे मामले का पर्दाफाश होना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन जो है इस सारे मामले में होना चाहिए। इसी को लेकर इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत आपका वॉइस ऑफ पानीपत। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये है कि मैं वॉइस का आपका इसलिए स्वागत भी करता हूँ कि आप जब भी निष्पक्ष हमेशा हर विषय को लेकर चलते हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। पानीपत के लिए एक बहुत बड़ी जागरूकता है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ निष्पक्ष बात करता हो। आज जीएसटी के मामलों को लेकर पिछले कई महीने से ये शहर के अंदर एक वातावरण चल रहा है। इसमें ये अभी तक सिद्ध नहीं हो पा रहा कि इसके दोषी कौन कौन लोग हैं। ये एक पूरी चेन चल रही है। इस चेन में अगर इसको देखा जाए तो बहुत सी चिट्ठियाँ, बहुत सी आरटीआई के तहत ऊपर सीएम तक और सीएम के अलावा प्रधानमंत्री तक ये चिट्ठियाँ लिखी गई है, मगर इसके बावजूद भी आज तक सेंट्रल की कोई आंख शहर के लिए नहीं खुली। मेरा इसमें यही है कि जो अगर ये मैंने जैसे विपुल गोयल जी से मेरी फ़ोन पर बात हुई, मैंने उनकी भी नज़र में ये बात डाली कि भाई ये जीएसटी वाला मामला है, इसमें कौन कौन लोग शामिल है, खाली व्यापारी शामिल है या इसमें कोई अधिकारी भी शामिल है। क्योंकि एक इतना बड़ा घोटाला होना ये व्यापारी के लिए, या व्यापारी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया तो वो एरिया वाइज किसी ना किसी जगह मुद्दे पर आकर तो खड़ा होगा। और जीएसटी का पैसा अगर नहीं आ रहा तो कम से कम उसका, जैसे हर महीने का हर आदमी का रिटर्न जाता है, रिटर्न जब जाता है तो रिटर्न के अंदर जब एक पार्टी का नाम शो होता है तो उसके ऊपर अभी तक पिछले 6 महीने से कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस पर कौन अधिकारी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अगर वो इस ढंग से देख रहे हैं तो मेरा उसमें एक ही निवेदन है कि वो इसको देखें और दोषी अगर कोई भी अधिकारी भी अगर इसमें पाया जाता है तो उसका भी एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। खंडेलवाल जी, बड़ा तगड़ा घोटाला ये सामने निकल कर आया था। फेक सब कुछ, सारा मामला फेक चल रहा था और ये कई महीनों से चल रहा था। ऐसा नहीं है कि अफसरों की नॉलेज में ना हो ये काम। जैसा भी अभी आप बता रहे हैं कि अफसरों को भी ये सारी चीज़ पता है। आप वाकई, क्योंकि आप उद्योगपति हैं, कई सालों से इस लाइन में हैं, वाकई मानते हैं कहीं ना कहीं ये बड़ा घोटाला है और अफसर वाकई इसमें संलिप्त है सारे? देखो जी, जब तक कोई चीज़ का प्रमाण नहीं मिलता किसी के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, मगर देखना तो गवर्नमेंट का काम है। अगर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार अगर पनप रहा है तो पाबंदी तो गवर्नमेंट लगाएगी, पब्लिक थोड़ी लगाएगी। आज व्यापारी क्यों मरे? सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स जमा करने वाले ने अगर टैक्स जमा नहीं किया तो जिम्मेवारी तो टैक्स ना जमा करने वाले के ऊपर आनी चाहिए ना। जबकि गवर्नमेंट जो है, जिस आदमी ने सेकंड पार्टी को अपनी पार्टी बनाकर और उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जो एक व्यापार के लिए उस आदमी ने, चलो मैं कहता हूँ फर्जी बिल ली है, मगर फर्जी बिल लेने में भी उसने वो टैक्स कुछ ना कुछ कंसीडर किया। बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन है, सारी आंध्रा बैंक आई, आंध्रा बैंक का अभी तक आंध्रा बैंक के किसी भी अधिकारी के ऊपर कहीं भी एक ऑब्जेक्शन नहीं आया। कैसे वो अकाउंट खुले? जबकि जनरल एक आदमी का आज की तारीख में करंट अकाउंट खोलने के लिए एक महीना लग जाता है। वो अकाउंट कैसे खुले और बैंक में ट्रांजैक्शन उसमें किस बेस पे हुई? मेरा इसमें एक ही कहना है कि इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये 400-500 करोड़ रुपए का मैटर नहीं। अगर ये मैटर खुलेगा तो हो सकता है शहर में 2-4 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला मिले। और जब इतना बड़ा घोटाला है तो इतने बड़े घोटाले के लिए अभी तक सेंट्रल बिल्कुल शांति से बैठी हुई है। सेंट्रल की टीम पानीपत आज तक क्यों नहीं आई? मेरा इसमें एक ही कहना है कि सेंट्रल को भी देखना चाहिए कि भाई जीएसटी के अंदर अगर इस ढंग की चीज़ें हैं तो वो कैसे उसको, और हम आगे से कैसे उस पर सुधार कर सकें। अभी इस मुद्दे से थोड़ी सी हट के बात करते हैं सर। अभी बीजेपी सरकार है,
आपने कांग्रेस सरकार भी देखी, जीएसटी को लेकर बड़ा हो हल्ला रहा था कि जो उद्योगपति है, इंडस्ट्री है, वो ख़त्म होती जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जीएसटी लागू होने के बाद क्या उद्योगों पे कितना फ़र्क पड़ा है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। पानीपत का व्यापार पहले से बढ़ा है और पिछले बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद तो पानीपत जो है आज की मंडी चाइना को बीट कर रही है। आने वाले समय के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएगी जो इंडिया से एक्सपोर्ट्स होंगी, जो चाइना से ख़त्म हो रहा है वो चीज़ सब पानीपत डेवलप हो रही है। मगर जीएसटी आने के बाद जीएसटी का रेवेन्यू भी बढ़ा है पानीपत में। इसके अलावा परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी सिर्फ ये आ रही है क्योंकि जीएसटी को समझने के लिए कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। आज शहर में जो भी सीए बैठे हुए हैं उनको भी बेसिक इतनी नॉलेज नहीं हो पा रही है जितनी उनको ज़रूरत है। परेशानी नॉलेज की है। अगर वो नॉलेज सॉल्व हो जाए तो जीएसटी के आने के बाद व्यापारी अपने आप को बड़ा सुखी महसूस कर रहा है। अभी व्यापार की बात की जाए, क्या मानते हैं, अभी क्या दिखते हैं? आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं, अभी क्या दिखते हैं आपके सामने आ रही हैं? बेसिकली तो व्यापारी के सामने जो जीएसटी में आए दिन आए हुए बदलाव, एक तो बदलाव वाली चेंजेस है, दूसरा हम ऑनलाइन तो बहुत सी चीज़ें कह रहे हैं मगर ऑनलाइन के ऊपर जो वर्किंग होनी चाहिए, जो एक व्यापारी को फैसिलिटी, आज गुजरात से हम कंपैरिजन करें, गुजरात के अंदर सारा वन लाइन सिस्टम है जबकि हरियाणा के अंदर वो सिस्टम दुनिया भर में बटा हुआ है। आज अभी जो है देखा जाए तो एचआईडीसी ने टेक ओवर किया हुड्डा से। अभी व्यापारियों को बहुत से अपने जो है प्रॉपर्टी को चेंज कराने में, ट्रांसफ़र कराने में बड़ी परेशानी आ रही है। सेक्टरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी बात को लेकर है कि आज व्यापारी अपने व्यापार उद्योग को बढ़ाना भी चाहता है मगर बैंक से जिस ढंग से लोन उनको ईजिली प्रोवाइड होना चाहिए। आज गवर्नमेंट की दुनिया भर की स्कीमें आई हुई है, एमएसएमई में 5 करोड़ रुपए तक की भी आई हुई है मगर क्या वो लोन व्यापारी को मिल रहा है? वो लोन आज तक व्यापारी को नहीं मिल रहा। व्यापारी आज भी ढक्के खाता है। तो उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को लिलिएट होके इस ढंग के ऑफिस, पानीपत आज जिला है, पानीपत जिला होने के अलावा उसको बहुत सारी चीज़ें यहाँ शुरू करनी चाहिए। विनोद जी, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स पानीपत दे रहा है, उसके बावजूद इतनी फैसिलिटी जो है पानीपत को नहीं मिल रही। माफ़ कीजिएगा, 10,000 करोड़ का जो टैक्स जा रहा है उसके बावजूद भी फैसिलिटी उद्योगपतियों को नहीं मिल रही, पानीपत की इंडस्ट्री को नहीं मिल रही। अभी भी हालात जो हैं, अब मॉडल टाउन के इंडस्ट्री एरिया में जाएं, वहाँ सड़कें नहीं बन पा रही, पैसा मंजूर हो गया है, टेंडर लगे हैं, यही सुनते सुनते 3-4 साल बीत गए। तो क्या मानते हैं, इतना टैक्स भरने के बावजूद भी कुछ पानीपत की इंडस्ट्री की तरफ नहीं देखा जा रहा? एक समाधान दिवस जो है हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पानीपत की कुछ इंडस्ट्रियों को संग लेकर यहाँ पानीपत में हुआ। समाधान दिवस में विपुल गोयल जी ने यहाँ घोषणा करी 127 करोड़ रुपए के लिए। 127 करोड़ रुपए, 49 करोड़ रुपया मिला जिसमें 29 पार्ट 2 के लिए, सड़कों के लिए, सीवरेज के लिए, और इसी ढंग से 33 करोड़ रुपया जो है इंडस्ट्री एरिया के लिए आया। मगर आज दिन तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस बात को बताने को तैयार नहीं है कि इसकी चरम सीमा क्या है। अगर ये 33 करोड़ रुपया इंडस्ट्री एरिया के लिए अगर आया हुआ है तो वो सड़कें हमारी कब बनेंगी, कब नहीं बनेंगी? कोई सीमा, ऐसा कोई बोर्ड, ऐसा कोई इतिहार पानीपत के अंदर, जब भी यहाँ सड़कों के ऊपर, सबसे बड़ी बात, जब भी कोई इंडस्ट्री में सड़क की बात आगे उठती है तो ऐसा कोई भी इतिहार पेपर्स में या सड़कों के ऊपर या उन ठेकेदारों के नाम, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता। जबकि ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए जिससे आम पब्लिक को ये पता लगे कि भाई इस सड़क को बनवाने का क्या टाइम पीरियड है, क्या इसकी वारंटी है, क्या इस रोड को कितने टाइम तक ये देखरेख करेगा ठेकेदार, कौन ठेकेदार है, उसके ऊपर कौन अफसर काम कर रहे हैं, ये सब कुछ होना चाहिए। तो अभी जो ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया जारी की है बीजेपी सरकार में कि सब कुछ पारदर्शिता होगी, ऑनलाइन सिस्टम आ गया, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, चेयरमैन आप बने लेकिन कहीं ना कहीं आपको पद रहे हैं, इस सारे उसको कैसे देखते हैं कि ईमेल जो ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता आई है इस सारे मामले? देखिए, थोड़ी बहुत तो मैं ये कहता हूँ कहीं ना कहीं अफसरों से कमियाँ रह जाती है, वो बात अलग है। बाकी मेरा तो यही कहना है कि भाई अगर ऐसे कोई टेंडर्स हैं उनके हमेशा उस सेक्टरों के प्रधानों को शामिल किया जाए, उनकी भागीदारियों को बढ़ाया जाए
और पब्लिक को हमें अपने साथ जोड़ने की एक क्षमता को और आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने ऑनलाइन का जिक्र इसलिए किया, शायद आपने पिछले दिनों मीडिया में ये चीज़ें देखी होंगी। जो पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह थे, उन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया के ऊपर ही सारे सवाल उठा दिए। कैसे एक टेंडर जारी हुए, कितने कितने समय खुले, जिस ठेकेदार को देना था उन्होंने काम, उस ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचा दिया गया, बाद में वो टेंडर रद्द भी कर दिया गया। इसी को लेकर मैंने आपसे ये सवाल किया था कि ऑनलाइन प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मेयर साहब ने जो बातें उठाई थी वो एक छोटी सी सीमा के अंतर्गत है। इस ढंग से और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। आज HIDC है, HIDC के भी टेंडर निकलते हैं। कभी भी मेयर साहब ने क्या HIDC के टेंडर्स के बारे में कोई बात करी? कभी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी? हम पार्कों को लेके, गलियों को लेके, सड़कों को लेके हम आए दिन खड़े रहते हैं, कभी कूड़े के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा है कि इंडस्ट्रीज की भी जहां आज 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जिस जगह आता हो, उनके जो है इंडस्ट्रियल टाउन की क्या हालत है। सीवरेज वहाँ नहीं, पानी के कनेक्शंस वहाँ प्रॉपर नहीं। इधर पोजीशन है इसका, जब किसी से बात करो तो हुड्डा ऑफिस अपने आप को बारे से बताता है, तो कभी HIDC अपने आप को बारे से बताती है, नगर पालिका अपने आप को कहती है। तो व्यापारी आदमी अपनी असुविधाओं को लेकर किससे बात करे? ये सबसे बड़ी एक चीज़ है कि टेंडर जो है, जो भी टेंडर है, टेंडर को जब तक पारदर्शिता उसकी, जब तक वहाँ की एसोसिएशनों को जागरूक नहीं किया जाएगा, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वहाँ की लोकल एसोसिएशन हो, मेरा उसमें एक ही कहना है कि उन सबको पारदर्शिता में लाना चाहिए और उनको जिम्मेवारी में बांधना चाहिए। 5 सालों में बीजेपी सरकार कुछ दे नहीं पाई उद्योगपतियों को? देखा जाए तो वैसे तो उसने GST दी है, अब देने के अलावा जो है पानीपत की जो है 29 पार्ट 2 को जो एक डाई के नाम से जो है थोपाई, गवर्नमेंट ने एक तरह थोपाई था, मगर गवर्नमेंट की सुविधाएं वहाँ उस हिसाब से जानी चाहिए थी। उसमें अभी टाइम लगेगा। अब आने वाला फिर इलेक्शन दोबारा खड़ा हुआ है। मैं तो गवर्नमेंट से एक ही अपील कर सकता हूँ कि भाई इन सब सेक्टरों को, इंडस्ट्रियल टाउनों को, जहाँ से एक रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता हो, उसके ऊपर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और लोगों को सुधार की तरफ ले जाना चाहिए। अभी एज ए चेयरमैन चैम्बर के लिए क्या करने जा रहे हैं आप? क्या अभी चैम्बर के सामने आपकी कुछ दिक्कतें जो है फेस आ रही हैं, इसके लिए एज ए चेयरमैन विनोद खंडेलवाल क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, मुझे अभी 1 साल हुआ है और 1 साल से जितनी भी जो भी समस्याएं मेरे सामने आई हैं, चाहे वो HERC की हो, चाहे वो तुम्हारे का बिजली निगम की हो, चाहे शहर से संबंधित हो, जब जो समस्या आई है उसके लिए उन अधिकारियों से मैंने हमेशा बात करी है और बात करने के बाद उसका निवारण अपने व्यापारी भाइयों को जरूर दिया है। अभी आप 50 kV या 100 kV कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, उसमें क्या है धांधली और उसमें आप क्या चाह रहे हैं? धांधली नहीं है उसमें, एक्चुअली में क्या है, छोटे व्यापारी आज के समय में क्या है कि गवर्नमेंट ने एक तो सब्सिडी दी 18 किलोवाट के ऊपर। 18 किलोवाट का जो कनेक्शन होता है एक आम आदमी के घर का कनेक्शन होता है। अगर आज इंडस्ट्री में देखा जाए तो 18 किलोवाट का कनेक्शन कोई मायने नहीं रखता। कनेक्शन MS और LS दो कनेक्शन, मतलब जहाँ आदमी जहाँ LS के कनेक्शन में जाता है तो 50 किलोवाट से जब ऊपर का कनेक्शन उसको लेना पड़ता है तो उस आदमी को कम से कम 5-6 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। जबकि पंजाब गवर्नमेंट में 1 से 99 किलोवाट तक का MS में ही है, वो LX में नहीं है। तो उससे क्या होता है कि व्यापारी को एक तो 5 लाख रुपए बच जाते हैं और उसका काम समय से हो जाता है। मैं इस मामले में HERC में मैंने अपील डाल रखी है और मेरी 18 तारीख डेट पड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है मैं इसको अपने फेवर में करा के लाऊंगा। सर लास्ट सवाल, इस चैम्बर की पावर क्या है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसको काम निकलवाने के लिए? क्योंकि इस फैक्ट्री राज का जो प्रचलन था वो सारी इंडस्ट्री के ऊपर देखा जाता था। अब आपके इस चैम्बर की पावर क्या बताना चाहिए? मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूंगा DC मैडम का कि जो हमेशा हर महीने एक DLC की मीटिंग होती है। DLC की मीटिंग में पोर्टल के ऊपर आए हुए जो भी शहर की प्रॉब्लम व्यापारियों की है जो ऑनलाइन जाती है उसके ऊपर जो उन्होंने मेहनत की है और जिस ढंग से एक शिकंजा अफसरों के ऊपर टाइट किया है उन्होंने, वो एक कहना चाहिए बहुत ही काबिल तारीफ है। और पानीपत में मैं इतना कह सकता हूँ कि पोर्टल पे आने के बाद उन सब मैटरों के सुधार बहुत तेज़ी से हुए हैं
और पिछले 1 साल से तो मैं बराबर देख रहा हूँ, क्योंकि पोर्टल के ऊपर जब कोई समस्या ऐसी मेरे सामने आती है तो लगभग मैं हर मीटिंग के अंदर उस समस्याओं का समाधान करके ही डीसी ऑफिस से निकलता हूँ। चैम्बर की पावर की वाली बात है, चैम्बर की ये बात निश्चित है, क्योंकि शहर के अंदर जितनी भी और एसोसिएशन है उस एसोसिएशन के ऊपर एक वर्किंग जो है चैम्बर हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही करता है, और हर तरह की जो भी प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल से संबंधित आती है हम उसको कहीं ना कहीं बैठकर सॉल्व करते हैं, चाहे वो एजुकेटिव बॉडी में हो चाहे जनरल बॉडी की मीटिंग में हो। हमने अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया है। पिछले इलेक्शन के टाइम के अंदर मेरे यहाँ 203 मेंबर्स मुझे दिए गए थे, जबकि आज की तारीख में हम 325 मेंबर हैं, और मेंबरों की संख्या हमारे यहाँ बढ़ रही है, और एक इंडस्ट्री में ग्रोथ भी मिल रही है और मजबूताई भी मिल रही है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्रशासन के साथ, सरकार के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा काम कर रही है। ये थे खंडेलवाल जी, जीएसटी को लेकर इन्होंने भी एक बड़ा खुलासा किया है। विपुल गोयल जी को पत्र लिखा है, लेटर लिखा है कि सारे मामले की जांच होनी चाहिए। जैसा कि ये बता रहे थे कि सिर्फ ये इसमें जो लोग थे वही शामिल नहीं है, बड़े बड़े अफसर भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इनकी जांच की जो है मांग है विनोद खंडेलवाल जी कर रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।